गाइस वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एनएलएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स की जो सारी की सारी हम लोगों ने बातें थी वो कर ली थी। इसके हम लोगों ने क्विज वगैरह भी देख लिए थे। अगर आपने अभी तक काइनेमेटिक्स कंप्लीट नहीं किया तो आप जाके फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स देख लें, इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एनएलएम की पर शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक होने वाला है। ठीक भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे? शुरुआत अपन करेंगे सिंपल फोर्स से। ठीक भाई, फोर्स क्या होता है? हम लोग 9वीं 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फोर्स क्या हमारा सिंपली पुश और पुल। ठीक, बिल्कुल बेसिक किताबी बातें हैं कि फोर्स क्या होता है, पुश पुल होता है, धक्का लगाओ या खींचो, इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ी डीप बातें इसमें करते हैं। देखो, जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स से हमारे दिमाग में क्या फील आता है कि किसी भी जगह पर हम कुछ तो कर रहे हैं, धक्का देना या कुछ खींचना, इस तरह से हम कुछ तो कर रहे हैं। ठीक, अब कितने तरह से ये चीजें कर सकती हैं, किस किस क्या क्या इसमें हम जरूरतें हमारी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स पे थोड़ी सी और बात करें तो फोर्स हमारा वेक्टर स्केलर है। फोर्स हमारा वेक्टर है कि स्केलर है? खुद बताओ। वेक्टर, ठीक है ना। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? तीन चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ को फॉलो करें। इसमें एक अगली चीज और ऐड होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है? देखो ध्यान से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या इसकी बात अभी हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसकी बात हम लोग कहाँ करेंगे? रोटेशन में। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास एक ही बोतल है। ठीक है, इस बॉटल पर हम करते क्या है? लेट अस सपोज हमने इस पे इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, ये हमने फोर्स लगाया, इसी हाथ से इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर रही है। ठीक, अब करे क्या? ना डायरेक्शन चेंज करे। हम लोगों ने क्या देखा था, जो वेक्टर क्वांटिटीज थी उनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। ठीक, और मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट। तो हमने डायरेक्शन भी सेम रखी और मैग्नीट्यूड भी सेम रखा। ठीक, अब वही उंगली, वही फोर्स हमने कहां अप्लाई किया? इस बॉटल के टॉप पे। बॉटल चली की घूमी, ध्यान से, बॉटल चली की घूमी, यहां पर अप्लाई कर रहे थे तो बॉटल चल रही थी, और यहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो बॉटल घूम रही है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हमें किसी बॉडी को पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा फोर्स कि हम किस जगह पर लगा रहे हैं, किस पॉइंट पे लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फोर्स के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक भाई, अब फोर्स पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। फोर्स हम जनरली अभी किस टाइप का पढ़ने वाले हैं? जो हम लोग अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत जो भी हम लोग क्लास 11 12 और एनडीए के लिए जो चीजें पढ़ते हैं, एनडीए एयरफोर्स, इसमें जो भी फोर्स हम अभी पढ़ने वाले हैं, हालांकि फोर्स के प्रकार जो है वो अनंत है, लेकिन कुल मिला के अभी हम 3 फोर्स पढ़ने वाले हैं हमारे आने वाले सिलेबस में। फर्स्ट कौन सा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, और तीसरा क्या हमारे पास? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही हम लोग अब आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक हमारा जो कुछ इसमें आते हैं वीक फोर्स जो आते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आते हैं। और वीक फोर्स में हम लोग अभी इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे कुछ हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। दूसरा भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें टेंशन फोर्स। ठीक है, और एनएलएम के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जहां पे नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्या फोर्स होते हैं? जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आकर के एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है तो उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो हमारा नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करते हैं नॉर्मल फोर्स पे। तो नॉर्मल फोर्स हमारा होता क्या है? देखो ध्यान से, नॉर्मल फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी तभी फोर्स अप्लाई होता है।
लेट अस सपोज एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ठीक है। या इस तरह समझो, मान लो हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। ये जो ब्लॉक है जब भी ये दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है तो करता क्या है, अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से या इस पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है। और किस डायरेक्शन में लगाता है, अपने परपेंडिकुलर, इस तरह से। ये इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। और उतना ही नॉर्मल ये जो नीचे वाली बॉडी है, जो हमारी धरती माता है, ये इस पे लगाएंगे ऊपर की तरफ। अभी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन पेयर के नाम से। अभी सिर्फ इतना समझो बात से, ठीक है। तो ये बॉडी इस पे नॉर्मल लगाएगा और ये बॉडी इस पे नॉर्मल लगाएगी, ठीक भाई। उसी तरह से लेट अस सपोज यहाँ पे ये दो बॉडीज रखी हुई, तो अगर हम इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल तभी आएगा जब फोर्स होगा कोई। अब यहाँ पर क्या था कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, इसी को हम mg बोलते हैं। अब ये मत करना नॉर्मल नॉर्मल कैंसल आउट होगा, ठीक है ना। तो इस नॉर्मल को हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ mg को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही नॉर्मल आता है, ठीक है। अगर ये mg ना होता, स्पेस में बात करते हैं तो स्पेस में नॉर्मल नहीं आता। अगर सोचो यहाँ पे ये बॉडी अगर हम रखने पे तो रख नहीं पाते, फिर भी अगर कोशिश करो इसका मास 0 होता तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा नहीं लग पाता, क्योंकि फोर्स नहीं था। उसी प्रकार से देखो, ये a b पर फोर्स लगाएगा और b a पर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होगा हमारा क्या होगा, F on B ड्यू टू A। ये वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स जो हम लिखेंगे, ये वाला फोर्स होगा F on A ड्यू टू B। बात क्लियर है। तो इस तरह से नॉर्मल की बातें करें, नॉर्मल में क्या क्या याद रखना है, नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी लगता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक भाई। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। देखो ध्यान से, यहां पे हमने इस तरफ फोर्स लगाया था, लेट अस सपोज इसी सिस्टम में फोर्स हम इधर पे लगा दें, फोर्स हम इधर लगा दें, ये बी था, ये ए था। अब ये देखो, ए की वजह से जो नॉर्मल आएगा वो इधर आएगा, और जो बी की वजह से नॉर्मल आएगा वो इधर आएगा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन ए की वजह से बी पर कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे भी हम जिधर से भी फोर्स लगाएं। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें 2-4 लाइनें आप खुद से अपने मन से लिखो, क्या क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जब ये एक बॉडी दूसरी बॉडी पे हमेशा परपेंडिकुलर लगाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। इस तरह से कुछ पॉइंट अपने मन से लिख डालो इस पर। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन के जो लॉज हैं, उसको समझ लेते हैं। एनएलएम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज मतलब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि एक से ज्यादा है तभी लॉज बोले जा रहे हैं। तो न्यूटन ने अपने जो नियम थे उसमें 3 नियम प्रॉपर दिए थे। पहला जो हमारा नियम था, सिंपल आपने आप पढ़ते चले आ रहे हो, फिर भी एक बार ध्यान सुनते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ में। पहला नियम क्या था हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक फोर्स ना अप्लाई किया जाए। बिल्कुल सत्य बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये चौक रखी है तो हमेशा रखी रहेगी, ये चल रही है हमेशा चलती रहेगी, अगर इस पर कोई फोर्स हम अप्लाई ना करें। मान लो इस चौक को मैंने उछाला तो नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों गई। देखो ध्यान से, अगर मैंने जब इसको ऊपर उछाला था तो जो ऊपर जाते 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 इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था, इस फोर्स की वजह से ऊपर जाके रुकी, और ये नीचे क्यों आई, ऊपर जाके रुक जाना चाहिए था क्योंकि इस पर फोर्स तो लग नहीं रहा था। जब ऊपर जाके रुकी तब भी इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा था, तो इस mg की वजह से फिर ये नीचे आई। बात समझ आ रही है? तो कोई भी हरकत अगर हो रही है तो वो हरकत तभी होगी जब उसका कोई एक रीजन होता है। उसी तरह से एक बॉडी तभी मूव करेगी या एक बॉडी तभी रुकेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। बात क्लियर है? यही था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। अपनी भाषा में लिखो इसको, 2-4 लाइनें लिखो। लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई बॉडी रुकी हुई, लिखो इसको अपनी भाषा में लिखो। कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स न लगाया जाए। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक भाई। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है हमारा, न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अभी मोमेंटम क्या है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोमेंटम जो होता है P = mv होता है। इस पर अपन पूरा एक लेक्चर खराब करने वाले हैं,
परेशान बिल्कुल मत हो, P इज इक्वल टू एम वी पे अभी सिर्फ इतना समझ लो, मास और वेलोसिटी का एक मल्टीप्लिकेशन होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम रख दें यहाँ पर m इंटू वी, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी m इंटू वी, ठीक है। और अगर मास को हम कांस्टेंट मान लें, जनरली जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो मास हमारा कांस्टेंट रहता है, तो हम जनरली मास कांस्टेंट वाले सवाल करते हैं, तो सॉरी कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट तो F क्या लिख सकते हैं, m बाहर कर लो, m डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ठीक भाई। डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो F को हम किस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू ए, ठीक है। तो जनरली आप इस चीज को देखते हैं किताबों वगैरह में कि F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है हमारा, फोर्स, ठीक है। बट फोर्स का जो एक्चुअल स्वरूप है वो क्या है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, बात क्लियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। बहुत ज्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे कि आई होप ये आपने थोड़ा थोड़ा सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो यहाँ से सीखने का प्रयास करें। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, अगर मैंने तेरे एक थप्पड़ मारा तो जब तेरे गाल पर जाके ये तमाचा पड़ेगा, जब जाके ये पड़ेगा तो मेरे हाथ पे भी बराबर चोट लगने वाली है जितनी तुम्हारे गाल पर लगेगी। बात समझ आ रही है। अगर मैंने कस के इस पे मुक्का मारा तो जितना चोट इस पे लगेगी उतनी ही चोट मेरे हाथ पे लगेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। यही हमारा नॉर्मल रिएक्शन में हम अभी दिखा रहे थे कि एक नॉर्मल ऊपर एक नॉर्मल नीचे, तो ये बात होता है रिएक्शन फोर्स। बात क्लियर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी चलती रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सेकंड लॉ क्या है हमारा, कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। और थर्ड लॉ क्या है हमारा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। अगर कोई बॉडी इस पे फोर्स लगा रही दूसरी बॉडी इस पे बराबर फोर्स लगाएगी, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। फटाफट फटाफट लिख डालो इन बातों को, ठीक, लिख गया। अब देखो अब क्या सीखते हैं, थोड़े से नॉर्मल पे और बातें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बात मैंने इस वजह से बताई ताकि आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। ये नोट कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले अब हम आज इस क्लास को अपन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कल की क्लास में पहुँचना पड़ेगा, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। कल अपन इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अब आगे नॉर्मल फोर्स के हम लोग टाइप देखेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से समझने वाले हैं किस तरह से इन फोर्सेस को हम हैंडल करते हैं, किस तरह से सवालों को हम टैकल करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू हो गया, फटाफट जाके सबको बता दो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलो चला जाए, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।